Very good evening to all of you. Very good evening, Abir, Anmol, Deepti, Karan, Manu, Sandeep, Sanjeet, Swati, Yash, Karan. वेरी गुड इवनिंग। कोई प्रॉब्लम है कल की क्लास में? कल की क्लास में जितना मैंने पढ़ा उतना समझ में आ गया? कुछ पूछना है आपको? आज आपने वो ओशनोग्राफी की शीट कर ली है? वेरी गुड इवनिंग संदीप। ओशनोग्राफी वाली शीट करनी है? ठीक है, तो पहले हम अभी अपना टॉपिक पढ़ लेते हैं, फिर ओशनोग्राफी के 10 क्वेश्चन आज हम अभी डिस्कस कर लेंगे। पहले आप में से, आप लोग जो कल क्लास में थे, वैसे काफी कम ही लोग थे, आप में से बताओ करेवा क्या होता है? व्हाट इज करेवास? करेवास क्या है? करेवा क्या है? ग्लेशियर क्ले। ग्लेशियर क्ले क्या होती है? सैफरन कल्टीवेशन होते हैं। सैफरन कल्टीवेशन होती है। वेरी गुड। अच्छा, ये जो आपका इंडिया का मैप है, इसमें इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं और इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? यहाँ पे क्या कहते हैं और यहाँ पे क्या कहते हैं? वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। नहीं, वो तो ठीक है, मैंने आपको अलग से बताया था ना कि इसको कोस्ट कहते हैं ना, कोरोमंडल कोस्ट, कोंकण कोस्ट, नदन सरकार, क्या क्या लोकेशन है इसकी? लोकेशन बताइए। नंबर 1 ये क्या होगा? ये क्या है? कोरोमंडल। ये नदन सरकार है, ये जहाँ नंबर 1 लिखा है नदन सरकार। ये क्या है? ये क्या है? सेकंड वन इज वन कोरोमंडल ना? कोरोमंडल। सेकंड। और थर्ड क्या है? थर्ड वन इज कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट। फोर्थ क्या है? कोरोमंडल। मलाबार। नहीं सॉरी, मलाबार। रिवाइज नहीं किया था कल कोई? बस मतलब सबको बस कोरोमंडल और मलाबार ही याद था। अच्छा, जहाँ पे आप लोगों को लगा होगा मैं पूछूंगी नहीं, जहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों आपस में मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स। और उसके बाद साउथ इंडिया की जो सबसे ऊंची पीक है उसका क्या नाम है? ये भी कल बताया था आपको। अनामुदी। अनाईमुदी। अनाईमुदी। और एक बताया था आपको कार्डमन हिल्स। वो कार्डमन हिल्स किस लिए फेमस है? कार्डमन हिल्स इलायची के लिए। अच्छा, वेस्टर्न घाट कहाँ से शुरू होता है? वेस्टर्न घाट कहाँ से शुरू होता है ये भी बताया था आपको। वेस्टर्न घाट की शुरुआत कहाँ से होती है? मैम गुजरात से स्टार्ट होती है, तमिलनाडु से। गुजरात का एक जगह भी बताई थी, राजपीपला। गुजरात के राजपीपला से शुरू होता है। व्हाट इज एंटीसीडेंट रिवर? एंटीसीडेंट रिवर क्या होती है? व्हाट इज एंटीसीडेंट रिवर? बताई थी कल। व्हाट इज दून? दून कैसे बनते हैं? मैम जब ड्राइड लेक से दून बनती है मैम। ड्राई लेक मैम जब रिवर फ्लो होता है इन माउंटेन्स में, बिकॉज ऑफ माउंटेन इट गॉट ऑब्स्ट्रक्टेड, देन क्या होता है कि वो वहाँ पे लेक फॉर्मेशन होते हैं। उसके बाद जब वो पानी कोई पासे से निकल जाता है तो वो जो लेक होता है ड्राइड अप होके दून में कन्वर्ट होते हैं। बेसिकली क्या था कि जब रिवर ऐसे फ्लो होती रहती है तो अगर कहीं ऐसा ऑब्स्टेकल आ जाए जो वो नहीं जा पाता, तो रिवर अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती रहती है और सेडिमेंट्स का डिपोजिशन करती रहती है, तो रिवर के साथ वाटर भी जाएगा। लेकिन अगर कभी उस रिवर को कोई भी ऐसी जगह मिल गई जहाँ से वो पास लगे तो पानी तो पूरा चला गया, लेकिन वो सेडिमेंट्स बच गए और वो जो लेक बनी थी वो पूरा लेक भी अब क्या हो जाएगा? ड्राई हो जाएगा। तो उस पूरे एरिया को फर्टाइल लैंड को हम दून कहते हैं। ये तो कल बताया था। अच्छा, आपका वो जो आपके हिमालय का जो सबसे पहले ना कि हिमालय के जो आउटर हिमालय के 3 इंपॉर्टेंट रेंजेस कौन कौन से हैं? अगर लाइन से बताना है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो क्या होगा? ये भी मैंने आपको बोला था कि ऑर्डर में आता है। क्या है तीनों रेंजेस? व्हाट आर द 3 रेंजेस? ऑर्डर में लगाइए।
Ma'am, the grade, the outer and the, I mean, the middle one you asking, na? Abir and Karinika, very good. Karakoram, Ladakh and Jaskar, very good. Both of you. Very good, Manu. मैम मैं तो मैम कश्मीर हिमालय है। हाँ, तो मैंने बस आपसे ये कहा कि इसके तीनों को वो लगाइए सीरियल में, काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर। नदन प्लेन्स कैसे बनते हैं? नदन प्लेन्स कैसे बने हैं? ये वाला जो प्लेन है वो कैसे बना है? ऑलिवल डिपॉजिट से बना है। एल्यूवियल डिपॉजिट से। तो ये क्या हो जाएगा? सबसे फर्टाइल लैंड बनता है। फर्टाइल लैंड। डेक्कन का प्लेट्यू कैसे बना है? डेक्कन प्लेट्यू वोल्केनिक एरिप्शन। मैग्मा से, मैम। और ये वेस्टर्न घाट कैसे फॉर्म हुआ है? वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट। अच्छा बताइए, इसमें से ऊंचा वाला पार्ट कौन होगा? वेस्टर्न घाट ऊंचा है या ईस्टर्न घाट ऊंचा है? वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न, मैम। कौन सी जो है दो रिवर है जो कि बे और बंगाल में नहीं, अरब सी में गिरती है? नर्मदा एंड तापी। वो विंध्या के अपर साइड से, विंध्या पर्वत के ऊपर से कौन सी रिवर है? विंध्या पर्वत के नीचे से कौन सी रिवर है? मैप में देखा था, नर्मदा तापी मार्क किया होगा ना? नर्मदा, उसमें तो मैम, नर्मदा अपर है, तापी ऊपर से समथिंग डाउन। ठीक। अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। दीप्ति, कल आप क्लास में नहीं थे, प्रेरणा भी नहीं थी। यस मैम, मैं कल क्लास में नहीं थी। आपका फिजियोग्राफी में एक टॉपिक बचा है, इंडियन डेजर्ट, बाकी सारा कुछ हो गया है। अभी इसके बाद जो है आपकी शीट डिस्कस कर लेंगे। आपको फिजियोग्राफी की शीट आज नहीं मिली है ना? फिजियोग्राफी और ड्रेनेज दोनों की शीट आई विल डिलीवर बाय टुमारो। वो कल आपको दोनों की शीट मिल जाएगी। हाँ मैम, एक क्वेश्चन था जिसका आंसर डेक्कन मार्क किया था, आई गेस वो गलत है। कौन सा क्वेश्चन बेटा? ये वाला। Which of the following region refers to the volcanic upland? अच्छा, नॉर्थ ऑफ द विंध्यन रेंज है। विंध्यन रेंज के नॉर्थ में, विंध्यन रेंज के नॉर्थ में, तो विंध्यन तो नीचे इसके ऊपर, तो तब तो फिर आपका छोटा नागपुर आ जाएगा। एक मिनट, मालवा प्लेटू आएगा इसका ए। मालवा आएगा इसका आंसर। और मैम, जो अभी आपने कहा कि विंध्या रेंज के ऊपर और नीचे नर्मदा तापी बहते हैं, बट वो तो सतपुरा रेंज के ऊपर और नीचे बहते हैं। विंध्या और सतपुरा के बीच में नर्मदा। और सतपुरा के, विंध्या और सतपुरा के बीच में नर्मदा। एक बार लोकेशन देख के बताइए। इसलिए तो मैंने कहा लोकेशन देख के जरा बताओ कि विंध्या के नीचे है नर्मदा या विंध्या के ऊपर है नर्मदा? नीचे है। नीचे है, नॉर्थ में है, साउथ में? सब एक बार और भी कोई कंफर्म कर लो। साउथ में है विंध्या के। और वो आपकी तापी वो सतपुरा के साउथ में है। यस मैम। इसको मालवा प्लेट्यू कर लीजिएगा। 3-4 चीजें मार्क में, जरा वो फिजिकल मैप खोलिए इंडिया का, उसमें 3-4 चीजें मार्क करिए फटाफट से। एक तो अरावली माउंटेन मार्क कर लीजिए। इसमें अरावली माउंटेन की जो लोकेशन को मार्क करिए। यहाँ पे होगा, इस जगह पे है आपका अरावली माउंटेन, इसको मार्क करिए। उसके बाद मालवा का प्लेट्यू मार्क करिए। मालवा प्लेट्यू मार्क करिए, यहाँ पे है। पहला क्या विंध्यन रेंज को पहला आप मार्क करिए, अरावली हिल्स। अरावली मतलब क्या ध्यान रखना है कि इनका लोकेशन कहाँ पे है? इनका लोकेशन कहाँ पे है ये याद रखना है आपको। तो अरावली का पहले लोकेशन मार्क कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जैसे आता क्या है, मैप बना देंगे और उसके बाद आपको 1 2 3 करके दे देते हैं, एंड यू विल हैव टू मैच कि 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये है, 3 नंबर ये है। तो अभी से लोकेशन वो सारी को आप मार्क करके रखिए। इसके नीचे या तो अंडरलाइन कर लीजिए या कलर पेंसिल को मार्क कर लीजिए। अरावली के बाद मालवा, कौन सा? अरावली के बाद मालवा। क्या आप पूछ रहे हो करेनिका? मालवा इज मेजॉरिटी इज इन एमपी। नहीं, थोड़ा सा तो जैसे एमपी में भी आता है, थोड़ा सा इसमें राजस्थान वाला पार्ट। मालवा का जो है मेवाड़ और मारवाड़, ये दोनों पार्ट अलग होते हैं मालवा से, तो राजस्थान वाला एरिया भी आएगा इसमें। आप इसको फिजिकल मैप पे मार्क करिए, पॉलिटिकल पे नहीं। पॉलिटिकल पे तो दिखेगा ही नहीं। अरावली मार्क करिए,
मालवा मार्क करिए, विंध्य रेंज मार्क करिए, इसमें विंध्य रेंज किया, विंध्य रेंज मार्क करिए, ये यहाँ पे होगा, इस जगह पे होगा पूरा विंध्य रेंज, उसको मार्क कर लीजिए। फिर इस इधर साइड होगा आपका छोटा नागपुर का प्लेट्यू, उसको मार्क करिए, छोटा नागपुर का प्लेट्यू, ये वाला छोटा नागपुर का प्लेट्यू इस साइड होगा। मैम बेसिकली नागपुर जस्ट नहीं, एक मिनट, वो क्वेश्चन आपको लग रहा है नागपुर तो महाराष्ट्र में है, छोटा नागपुर नाम क्यों रख दिया गया उसका? बेसिकली फिजिकल जो है सेग्रीगेशन है। यहाँ पे क्या हुआ था कि कल हमने समझा था कि जब प्लेटें आपस में टकरा रही थी तो इधर तो आपका डेक्कन प्लेटो बना था और ये पूरा एक ही पार्ट था, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट का वो सब एक ही पार्ट था, लेकिन बाद में लेटर से फिर इधर से भी प्लेटों का को साफ तौर दिखाते हैं। यहाँ पे आपका डेक्कन ट्रेप बना और ये जो है ये पूरा एरिया भी डेक्कन ट्रेप का पार्ट था, ये पूरा। बाद में क्या होता है कि ये दोनों प्लेटें आपस में टूटती हैं तो यहाँ पे भी अगेन क्या बन जाता है आपका रिफ्ट वैली, और ये रिफ्ट वैली क्या करता है तोड़ के इधर तो मेघालय का प्लेट्यू बन जाता है और इधर जो है आपका छोटा नागपुर और हजारीबाग का प्लेट्यू बन जाता है। तो जो प्रॉपर्टी लगभग जिस तरह की मिट्टी यहाँ पे देखने को मिलती है लगभग उसी तरीके की मिट्टी यहाँ पे देखने को मिलती है, जो ये बताता है, ये कंफर्म करता है कि ये दोनों कभी ना कभी शुरू के फेज में एक रहे होंगे, बाद में ये जो है बिकॉज ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स ये दोनों अलग होंगे। तो एक छोटा नागपुर और दूसरा जिसका नाम है छोटा नागपुर, बेसिकली ये जो नागपुर है उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। बेसिकली जो महाराष्ट्र वाला रीजन है वहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है और जो ये वाला रीजन है लगभग यहाँ पे तो सॉइल की जो मतलब कहते हैं ना सॉइल की जो प्रॉपर्टी लगभग जैसी बस इसी की बेसिस पे है और कुछ भी नहीं है। अब ऐसे अगर आप सोचो तो वेस्ट बंगाल को वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं? वो तो आपके वेस्ट बंगाल तो ईस्ट में है, लेकिन वो वेस्ट बंगाल नाम क्यों था कि जब हिस्ट्री में आप जाके देखेंगे तो ये एक्चुअली वेस्टर्न पाकिस्तान का पार्ट हुआ था, पाकिस्तान के वेस्ट के हिसाब से इसका नाम रखा गया था वेस्ट बंगाल। ठीक, क्या क्या मार्क कर लिया? विंध्या, एक मिनट बता, ईस्ट पाकिस्तान था ना मैम वो, एक मिनट तो बता, ईस्ट नहीं है। पाकिस्तान के ईस्ट में था, लेकिन जब इनका ये डिवीजन हो रहा था ये वहां पे तो ये था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर करके कुछ तो इसका नाम था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर करके नाम था, उसके ये वेस्ट में आता था, ठीक है, इसलिए इसको वेस्ट बंगाल कहते थे, राइट। हाँ, एक आपने वो मार्क किया, अरावली मार्क कर लीजिए, मालवा मार्क करिए, विंध्य मार्क करिए, फिर छोटा नागपुर का प्लेट्यू मार्क करिए, छोटा नागपुर का प्लेट्यू मार्क करिए। उसी के बिल्कुल नीचे की तरफ देखिएगा तो जहां उड़ीसा है, उड़ीसा के पास आपका होगा हजारीबाग का प्लेट्यू, हजारीबाग, उसको मार्क कर लीजिए, हजारीबाग का प्लेट्यू मार्क करिए, किया? ये तो नहीं मिल रहा। जहाँ पे उड़ीसा है ना, पॉलिटिकल मैप पे देखिए जहाँ उड़ीसा है, जहाँ बिल्कुल छोटा नागपुर मार्क किया होगा ना उसी के पास हजारीबाग का प्लेट्यू होगा, उसी के बिल्कुल नीचे है, उसके ऊपर है, उसके ऊपर मतलब उसी के आसपास है कहीं, छोटा नागपुर के आसपास, देखिए मिला। यस। और यहीं पे जो आपका वो विंध्य रेंज है उसमें एक रिवर को मार्क कर लीजिए, सोन रिवर, सोन रिवर की जो लोकेशन है उसको मार्क कर लीजिए, सोन रिवर की, गंगा की ट्रिब्यूटरी है ना ये? गंगा की ट्रिब्यूटरी है बहुत ये, क्योंकि एमपी में गंगा से आके मिलती है, इस रिवर की ट्रिब्यूटरी को मार्क कर लीजिए, सोन रिवर। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज बच रही है वो है आपकी जो जहां पे ये वाला उड़ीसा छत्तीसगढ़ वाला एरिया है वहां पे आपका लिखा होगा दंडकारण्य, दंडकारण्य, उसको मार्क कर लीजिए। जहाँ पे उड़ीसा छत्तीसगढ़ वाला एरिया है उसी के आसपास देखिएगा तो दंडकारण्य लिखा होगा, उसको मार्क कर लीजिए। ये क्या है दंडकारण्य है? पहले आप मार्क करो, दंडकारण्य मिला? Yes. मिला? अभी अनमोल, दीप्ति, देव मिला? आप लोगों को कर भी रहे हो या ऐसे बैठे हैं सब? मैम मिल नहीं रहा। मैम ये सब अरे यहाँ पे साउथ ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के साउथ में, जहाँ छत्तीसगढ़ की लोकेशन है उसके पास देखिए, उसी के पास लिखा होगा दंडकारण्य, DAND करके, स्पेलिंग देख लो। अब मिला? नॉट येट।
छत्तीसगढ़ के साउथ में है ना, इज इट प्रेरणा? यस मैम, बस छत्तीसगढ़ के साउथ एकदम होता है। मिला? चिल्का लेक के पैरेलल में लेफ्ट चल करके थोड़ा देव, अनमोल, करण, रायपुर के मनु, थोड़ा सा नीचे होगा मैम, साउथ वेस्ट रायपुर की। मिल गया बेटा आप लोगों को? अभी मिला? मनु, प्रतिभा, संदीप, सॉरी संदीप ने तो बता ही दिया, शेफाली नहीं मिला अभी तक। प्रेरणा ने, संदीप ने तो पहुंचा भी दिया वहां तक। छोटा नागपुर के साउथ में देखिए, इस वाले एरिया में होगा, यहाँ पे कहीं होगा आपका दंडकारण्य। थोड़ा और लेफ्ट में मैम, यहाँ पे थोड़ा सा और लेफ्ट। हाँ मतलब that- आसपास यही पे होगा। आप देख लो एक बार। एग्जैक्ट लोकेशन बताती हूँ। 20 डिग्री लैटिट्यूड जहाँ से छत्तीसगढ़ को क्रॉस कर रहा है उसके एकदम नीचे। आप ढूंढिए, अब तो इन्होंने बता दिया 20 डिग्री लैटिट्यूड जहाँ से क्रॉस कर रहा है। चलिए मार्क कर लीजिएगा, इसमें बहुत ज्यादा टाइम, आप इसको मार्क कर लीजिएगा। बेसिकली दंडकारण्य, अगर आपने थोड़ा बहुत हिंदू माइथोलॉजी जानते हो तो जो भगवान राम जब जाते रहते हैं लंका, तो जहाँ पे एक्चुअली वॉर शुरू हुई थी, यहाँ पे वो 2 राक्षस नहीं होते जो, क्या नाम था उसका, जितनी नाक कटी थी, शूर्पणखा की जिस जगह पे नाक कटी थी लक्ष्मण जी ने, तो वो एक्चुअली दंडकारण्य का पार्ट है। तो कहते हैं कि जो दंडकारण्य था वो बेसिकली उस समय भी उसमें ये डेमन्स रहते थे। और आज भी जो आपका नक्सलाइट एरिया है, बेसिकली जो पूरा नक्सलाइट एरिया का जोन है, ये यही दंडकारण्य है। ठीक है, तो दंडकारण्य में आज भी नक्सलाइट्स हैं, जो नक्सलाइट एरिया जो उसका हब है वो यही दंडकारण्य रीजन है। और बेसिकली जो आपका नॉर्थ वो नक्सलाइट्स का जो पूरा एरिया है, नक्सलाइट्स के पूरे एरिया को हम कहते हैं पशुपति से तिरुपति। पशुपति टू तिरुपति। पशुपति कहाँ है? पशुपतिनाथ कहाँ है? कोई आइडिया? पशुपतिनाथ टेम्पल कहाँ पे है? पशुपतिनाथ टेम्पल नेपाल में है। ठीक है, और तिरुपति टेम्पल कहाँ है? तिरुपति बालाजी का टेम्पल कहाँ पे है? आंध्रा में। आंध्रा में। तो जो ये वाला रीजन है कि यहाँ से, जहाँ से आपका नेपाल में पशुपतिनाथ है, और उस नेपाल के पशुपतिनाथ से लेके आंध्रा के जो आपका तिरुपति है, वहां से लेके यहाँ तक इस पूरे एरिया को हम कहते हैं रेड कॉरिडोर। और इसी रेड कॉरिडोर में आपका दंडकारण्य आता है। और ये रेड कॉरिडोर क्यों कहते हैं? कि यहाँ ये जो पूरा रीजन है, इसमें बहुत ज्यादा जो नक्सलियों का डोमिनेंस है वो बहुत ज्यादा है, वो इसी रीजन में है। पशुपति से तिरुपति में पूरा कॉरिडोर है। यूपी बिहार भी तो आता है मैम बीच में। यूपी में, हाँ यूपी में एक जो सोनभद्र वाला एरिया है, वहां पे जो नक्सलाइट्स का जो हब है। अब मतलब ये नहीं कि पूरे में से उनका साम्राज्य है, मतलब उनकी जो छोटे छोटे चिंटू पिंटू सी जो चीजें हैं वो सब इसी एरिया में होती रहती है। इसलिए पूरी एरिया को हम रेड कॉरिडोर डिक्लेयर करते हैं। पशुपति से तिरुपति पूरा कॉरिडोर जाता है। नक्सलाइट जो सोनभद्र वाला कंप्लीटली इलीगल है ना ये ऑर्गेनाइजेशन? बिल्कुल इलीगल है। मतलब एक्चुअली दे वर टेररिस्ट और नक्सली, इसमें आपको डिफरेंस पता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेररिस्ट एंड नक्सलाइट्स? एक तो नहीं है, दे आर नॉट सिनोनिम्स, है ना? कि अगर आप वेन डायग्राम बनाएंगे तो जो पशुपति बोल रहे क्या है, टेररिस्ट और नक्सलाइट्स, उनके बीच में ये वाला अगर कॉमन है, लेकिन फिर भी वो दोनों आपस में अलग है। कैन एनीवन डिफरेंशिएट बिटवीन टेररिज्म एंड नक्सलिज्म? एनीवन बताओगे? मतलब नक्सलाइट जो है वो मेरे ख्याल से अपने ही राइट्स के लिए मतलब फाइट कर रहे हैं। एक्चुअली जो टेररिस्ट होते हैं वो सेग्रीगेशन नहीं करते। आप कभी भी देखोगे, जैसे टेररिस्ट जब कभी भी अटैक करते हैं ना, तो वो ये नहीं देखते कि आम आदमी मारा जा रहा है या मतलब किसी खास को हम टारगेट कर रहे हैं। वो सीधे सीधे बम ब्लास्ट करते हैं, सब साफ। उनका जो बेसिकली जो पर्पस होता है टेररिस्ट का, जो माइंडसेट है, वो ये बताता है कि अगर मतलब किसी भी गंदगी को खत्म करने के लिए अगर कुछ किलिंग करनी पड़े तो उसमें कोई गुनाह नहीं है, अल्लाह माफ करेगा। राइट, जो टेररिज्म का कॉन्सेप्ट है। नक्सली बेसिकली बात करते हैं कि इनका जो भी फाइट है ना, जो बेसिकली जो ये पोर्ट्रे करते हैं फिलहाल, तो वो यही है कि जो नक्सली जो पोर्ट्रे करते हैं वो ये कहते हैं कि हमारी जो फाइट है गवर्नमेंट से, कि अगर गवर्नमेंट अच्छी होगी तो हमें जो है फाइट करने की जरूरत नहीं है, हम फाइट नहीं करेंगे, गवर्नमेंट हमारे मन की आ जाए, मतलब जो हमारे लोगों के वेलफेयर के लिए काम करने लगे, तो हम नक्सली जैसा जो भी प्रॉब्लम है, वो जो नक्सली हम हमले करते हैं वो नहीं करेंगे। तो जो टेररिस्ट है वहाँ पे नो सेग्रीगेशन है, और यहाँ जो नक्सलिट्स है वहाँ पे सेग्रीगेशन होती है। ठीक है, सिविलियंस और गवर्नमेंट के बीच में।
बेसिकली अगर आप इसका प्रॉपर एग्जांपल समझे तो आपको समझ में आएगा कि जो नक्सलिज्म प्रॉब्लम है इंडिया की, वो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उतना फ्लॉ, मतलब इतना ज्यादा उसमें फ्लॉज है कि नक्सली जैसा जो मतलब जो नक्सली जैसे मूवमेंट है वो एक नहीं 1000 मूवमेंट्स ऐसे आएंगे। तो एक्चुअली टाइम बहुत कम होता है, तो इसलिए आपसे बातें नहीं हो पाती बताने में। अभी हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, टाइम बचेगा तो आपको एक एग्जांपल से आई विल डेफिनेटली टेल यू, सब काम आएगा। अगर आपसे इस तरीके की कोई भी चीजें लिखने को आएंगी तो आप इस तरीके का एग्जांपल कोट करके उसमें लिख लीजिएगा। आपके जैसे कहीं भी रिटन में ऐसे वगैरह लिखना होगा तो नक्सलिज्म और टेररिज्म दोनों इंडिया की सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है, इनसे ऐसे में घूम फिर के आता ही रहता है। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से समझे रहेंगे तो आपको लिखने में कुछ हेल्प करेगी। तो हम अभी अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, अगर टाइम बचेगा तो एक एग्जांपल समझिए नक्सलिज्म की प्रॉब्लम। हाँ, तो दंडकारण्य इज अ माउंटेन रेंज यहाँ पे। जो दंडकारण्य है वो पूरा माउंटेन नहीं है, वो ड्रिफ्ट की तरह छोटी छोटी, मतलब जो ईस्टर्न घाट्स की छोटे छोटे पहाड़ी जंगल, जो वोल्केनिक इरप्शन जहाँ पे होती है उस तरीके की जगह है। और वहां पे पूरा डेवलपमेंट, एक तो वो लोग होने भी नहीं देते, अगर डेवलपमेंट करना भी चाहो तो भी वो लोग करते भी नहीं। जैसे तो फिल्मों इसलिए में इसको मार्कर डाकू के अड्डे दिखाते हैं वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही। एक्चुअली ये लोग 3 चीजों के लिए फाइट करते हैं, जल जंगल और जमीन। ठीक है, जल जंगल जमीन को लेकर इनकी फाइट चल रही होती है। अब इस पे बात करेंगे, पहले अभी हम अपना टॉपिक समझ लेते हैं, बिकॉज दिस इज द पॉलिटिकल इशू। उसको पहले बाद में समझेंगे, पहले अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। अगर जो भी लास्ट का 5, अगर आप थोड़ा सा रुकिएगा तो 5-10 मिनट में वी विल डिस्कस अबाउट द नक्सलाइट्स, राइट। इफ यू ऑल आर वांटेड टू, मतलब अगर आप लोग भी चाहो तो, अगर बोरिंग लगेगा तो बताइएगा, फिर हम अपने टॉपिक पे ही खत्म कर लेंगे। इंडियन रिजल्ट पे आ जाता है। अब हमने क्या समझा था कि जो इंडिया की फिजियोग्राफी है वो हमने कैसे कैसे डिवाइड कर दी। पहले बात की थी माउंटेन की, फिर नदर्न प्लेन्स की बात की थी, फिर डेक्कन प्लेटू की, फिर ईस्टर्न घाट की, फिर वेस्टर्न घाट की, फिर कोस्टल वाला जो रीजन है, कोस्टल वाला रीजन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आपका अंडमान और निकोबार वो है, हमने जो पहले ही कवर कर लिया है। तो अंडमान निकोबार तो आपका कोस्टल वाला रीजन है, वो कवर नहीं करना, वो पहले ही कर चुके हैं। अब समझते हैं इंडियन डेजर्ट को। तो इंडिया में जो डेजर्ट वाला पार्ट है वो ये वाला है, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि ये जो यहाँ पे आपका वो है अरावली रेंज। अरावली रेंज, अब जैसे इंडिया का जो मानसून है वो क्या होता है कि यहाँ से जो है मानसून वाली जो विंड्स है वो आती है। जब मानसून वाली विंड्स इस एरिया से आती है और यहाँ से टकराती है तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक, जब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है तो ये वाला पार्ट कल हमने बताया था कि जो चेरापूंजी वाला पार्ट है, मेघालय वाला पार्ट, वो एक कटोरे की शेप के जैसा, बाउल की शेप के जैसा है। तो यहाँ से जो विंड्स है वो जाएंगे और इस हिमालय के जो चेरापूंजी वाला पार्ट है ये पूरा क्या करता है, इन हवाओं को कैप्चर कर लेता है, पकड़ लेता है, होल्ड कर लेता है। तो हवाएं जब ऊपर ऊपर जाती है और यहाँ पे ये होल्ड हो जाती है मानसूनी विंड्स, तो तुरंत यहाँ पे क्या करा देती है, बरसात करा देती है। इसीलिए जो चेरापूंजी और मेघालय यहाँ पे मैक्सिमम बरसात आती है। फिर उसके बाद यहाँ से फिर सेग्रीगेशन होकर नदर इंडिया में बरसात होती है। लेकिन जब ये वाला इधर जाता है, यहाँ से जो पवन में जाती है, जो विंड्स जाती है, वो क्या करता है कि मतलब अरावली जो रेंज है उसके पैरेलल आ जाता है, तो वो जो है जो अरावली इसको ट्रैप नहीं कर पाता बल्कि पैरेलल आ जाता है उन हवाओं के। तो जब पैरेलल आता है तो ये जो हवाएं हैं, या तो अगर अरावली को कैप्चर कर पाता तो वो यहाँ पे बरसात करा देती। लेकिन अरावली क्या है, जब इनके पैरेलल आता है तो हवाएं यहीं से मुड़ जाती है और वो नदर में में बरसात तो कराती है। तो थोड़ी बहुत जो बरसात है, मतलब अगर थोड़ा बहुत जितना उसने कैप्चर किया, हल्की फुल्की जो बरसात हुई, लेकिन ज्यादा जो रेनफॉल है वो इस एरिया को नहीं मिल पाती क्योंकि अरावली इनके पैरेलल आ जाता है। तो ये जो है इंडिया के जो मेन लैंड है उसमें आ जाती है, यहाँ पे बरसात कराती है और ये वाला एरिया पूरा का पूरा छूट जाता है। तो इसी वजह से ये पूरा का पूरा एरिया क्या बन जाता है, एक डेजर्ट बन जाता है। और इंडिया का जो डेजर्ट है इसको क्या कहते हैं, थार डेजर्ट। और ये कौन से एरिया में, नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरावली। जो अरावली का नॉर्थ वेस्ट है वो क्योंकि इसके पहले ला जाता है, इसलिए जो ये मानसूनी विंड है इनको ये कैप्चर नहीं कर पाता है। जब कैप्चर नहीं कर पाता तो ये विंड्स यहाँ से टकरा के इधर की तरफ आ जाती है, इंडिया के मेन लैंड पर बरसात कराती है और ये पूरा एरिया क्या है, ड्राई रह जाता है। इससे बन जाता है आपका क्या बन जाता है, ये डेजर्ट बन जाता है। और डेजर्ट बनने के बाद इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पे जो क्रॉप्स हैं, जो एनिमल हैं, वो अकॉर्डिंग टू द डेजर्ट वाला एरिया उसी के अकॉर्डिंग ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो हर तरह की ना तो प्लांट का कल्टीवेशन हो सकता है, ना हर तरह के वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं। तो थोड़ा सा ड्राई, इवन जो वहाँ के लोग होते हैं ना, कहते हैं कि क्लाइमेट का असर लोगों पे भी पड़ता है। तो जो राजस्थान के लोग आप देखो तो बड़े मेहनती से, बहुत हार्ड वर्किंग से और अपने मतलब जड़ से बहुत ज्यादा जुड़े उन्होंने, क्योंकि क्या होता है कि मतलब देखिए तो जब जो वाटर है उसको पानी लेने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा डेजर्ट में, धीरे धीरे इसके रूट्स बहुत नीचे जाएंगे।
राइट, तब जाके इसको पानी मिलेगा। सेम वे कहते हैं कि जो राजस्थान के लोग होते हैं वो भी अपने कल्चर से बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं। जैसे ट्रीज की वो ट्रीज में वो प्रॉपर्टी आ जाती है ना कि वो अपनी जड़ से जुड़ने के लिए बहुत नीचे तक जाती है। सेम में जो राजस्थान के लोग हैं वही अपने रूट से इतना कनेक्टेड होते हैं कि अब देखो अभी भी राजस्थान का कल्चर कितना हिट है, वो अपने कल्चर को बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करके बहुत ज्यादा प्रिजर्व करके रखते हैं। इवन जो आपके महाराणा प्रताप और ये सब जितने भी राजस्थान के लोग रहे हैं उन्होंने अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए बहुत काम किया है, राइट। अब क्या है कि जो हमने ये भी पढ़ा था, आपको बताया था कि जो आपका हिमालय माउंटेन है बेसिकली ये न्यू फोल्डेड माउंटेन अभी बिल्कुल यंग है। और जब शुरू में आपका वो इंडिया बन रहा था तो 3 प्लेटें आपस में टकराई थी, एक थी अरावली, एक थी धारवाड़ और सिंगभूम। तो इन्हीं तीनों प्लेटों के टक्कर से ही अरावली माउंटेन बन चुका है। अब क्या है कि अरावली माउंटेन बहुत पुराना माउंटेन है, मतलब कहते हैं कि पहले जिसकी हाइट हिमालय से भी ऊंची रही होगी। अब तो वो क्या हो रहा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो विंड्स है इसको इरोड कर रही है, तो इसलिए जो अरावली है उसकी हाइट धीरे धीरे कम होती जा रही है, राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो अरावली है हिल्स है उसका इरोजन हो रहा है, लगातार इरोजन होने से जो है आपका दिल्ली और गुजरात की लोकेशन देखी थी, तो इसी अरावली हिल की इरोजन होने से 2 आपकी सिटी बन रहे हैं, दिल्ली और गुजरात। अभी के जो अरावली हिल है वो उसकी हाइट कंपेरेटिवली काफी कम हो चुकी है और बाकी जो है वो हिमालय से भी ऊंचा पहाड़ था, राइट। तो इसी से आपका इंडियन डेजर्ट बना है। इंडियन डेजर्ट को बेसिकली इंडिया में हम थार डेजर्ट कहते हैं, ठीक। बस इतना ही जानना है और से ज्यादा जानने की जरूरत हमें नहीं। क्लियर हो गया मैम? सी वो अपने विंड्स का बताया था ना स्टार्ट में, इसको थोड़ा बता दीजिए ना, नेटवर्क इश्यू था तो नहीं वॉइस नहीं आया आपका इसलिए। अच्छा देखो ये है कि ये इंडिया का, मान लीजिए ये इंडिया की मेनलैंड है, ठीक। तो जो हमारे पास विंड आती है मॉनसून विंड वो यहाँ से आती है, ठीक है। तो जब वो इस वे में इंडिया की तरफ आती है, इंडियन प्लेट्यू की तरफ, तो इस पोर्शन से टकरा के 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक। तो जब यहाँ से ऊपर की तरफ ये जाती है ये वाला पूरा एरिया इसके पैरेलल आ जाता है, तो यहाँ पे इस ये जो आने वाली विंड है इनसे तमिलनाडु के कोस्ट पे बरसात नहीं होती है। तमिलनाडु जब हम अभी मानसून पढ़ेंगे तब बताएंगे कि यहाँ पे जो बरसात होती है बेसिकली तमिलनाडु में वो रिटेटिंग मानसून की वजह से होती है, लौटते हुए मानसून की वजह से होती है। यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी। ऊपर की तरफ कल हमने बताया था आपको कि ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है जहाँ मेघालय का प्लेट्यू है, मेघालय का प्लेट्यू एक कटोरी की तरह है। ये क्या करता है इस मानसून को कि मतलब जो मानसूनी विंड से कैप्चर कर लेता है, कैप्चर करता है तो तुरंत यहाँ पे क्या हो जाती है बरसात हो जाती है। और ये जो एरिया बेसिकली यहाँ पे 2 एरिया है, एक है चेरापूंजी एक है मासिमरा। तो ये 2 एरिया ऐसे है जहाँ पे इंडिया की मैक्सिमम बरसात मिलती है। तो किसी ईयर कहते हैं कि चेरापूंजी में सबसे ज्यादा बरसात हुई, किसी ईयर में कहते हैं मासिमरा में सबसे ज्यादा बरसात हुई। फिर यहाँ से जो इधर वाली जो इस साइड की तरफ जो आपकी हवाएं गई है वो जब इंडिया की मेन लैंड में जाती है तो यहाँ पे अरावली माउंटेन है। अरावली माउंटेन का लोकेशन तो आपने देखी है। अरावली माउंटेन अगर इनको कैप्चर कर पाता जैसे इसने किया है तब तो ये वाले एरिया में बरसात हो जाती, लेकिन जैसे ही अरावली माउंटेन की तरफ पहुंचती है तो अरावली माउंटेन इन हवाओं के पैरेलल आ जाता है, तो वो कैप्चर नहीं कर पाता बल्कि इसको मोड़ देता है। तो यहाँ से हवाएं मुड़ जाती हैं और इंडिया के मेन लैंड मतलब नदर प्लेन में तो बरसात कराती है, पर इस एरिया में हवाएं इसको कैप्चर नहीं कर पाते हैं। हम मतलब जो माउंटेन इसको कैप्चर नहीं कर पाता है इन हवाओं को, इस वजह से क्या होता है ये पूरा का पूरा एरिया ड्राई रह जाता है। अब दूसरी चीज हमने क्या समझी कि ये जो ड्राई रह जाता है तो डेजर्ट बन गया। और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये याद रखनी है कि जो अरावली माउंटेन है बेसिकली जब इंडिया का मेन लैंड बन रहा था तो 3 प्लेटें आपस में टकराई थी, एक थी अरावली और एक है धारवाड़ और थर्ड है आपका सिंहभूम। तो ये जो तीनों प्लेटें टकराई थी उसी से अरावली माउंटेन बना था, राइट। लेकिन अब क्या है कि जब ये अरावली माउंटेन बना था तो कहते हैं इसकी हाइट हिमालय से भी बहुत ज्यादा थी, राइट, हिमालय से भी बहुत ज्यादा थी। लेकिन अब क्या है कि जो अरावली माउंटेन है बेसिकली अब ये बहुत पुराना हो चुका है, तो लगातार जो विंड है इसको इरोड करती जाती है। तो जब इरोजन का मतलब क्या है कि विंड उसको काटेगी, उसके बाद एक जगह से हमने सैंड पर आइलिंग पढ़ा था ना कि जो है हवाएं पर उसको उड़ा के कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। तो विंड के इरोजन से जो उसका मतलब जो नीचे वाला पार्ट है वहां पे सबमर्ज हो रहे हैं जो इरोडेड पार्ट है, ठीक है। उन्हीं इरोडेड पार्ट से आपका गुजरात और दिल्ली बनता है, ठीक है। तो वो किसके इरोजन से बन रहा है? आपके अरावली के इरोजन से, जो आपके 2 जगह है गुजरात और दिल्ली वो बन रहे हैं। और अरावली बेसिकली ये ओल्ड माउंटेन है, ये हवाओं को कैप्चर नहीं कर पाता, इसलिए ये पूरा का पूरा एरिया ड्राई रह जाता है। और इंडिया में हमारे डेजर्ट को थार कहते हैं। अब बताइए कुछ समझ में आया, कोई दिक्कत है? मैम जो अरावली रेंज है इंडिया की ओल्डेस्ट, अगर हम माउंटेन्स की बात करें तो अरावली होगा। बिल्कुल 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 अरावली होगा। और कुछ मैम
मैम चेरापूंजी में जो हवा का जो डायरेक्शन जा रहा है ना, वहाँ जाने से पहले मैम केरला में सबसे पहले बारिश होता है ना। वो तो सबसे पहले इंडिया में केरल में बारिश होती है, वो तो मैंने आपको पहला दूसरा बताया ही नहीं। मैं तो ये कह रही हूँ सबसे ज्यादा बरसात आपको चेरापूंजी और मासेगांव में होती है। वो कहते हैं इंडिया के मेन लैंड पे। मैं बोल रहा हूँ जो सेम विंड फ्लो हो रहा है इसी की वजह से केरला में पहले होता है। हाँ हाँ बिल्कुल, केरल तो इधर है ना आपका, तो जो इधर चला गया, असल में इधर क्या होता है, यहाँ आपका वो है ना वेस्टर्न घाट, इस वाले एरिया में वेस्टर्न घाट है। असल में अभी मानसून तो पड़ नहीं रहा है, ये वेस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट में बहुत सारे पासेस है, कल हमने बताया था ना बहुत सारे पासेस है। तो इन्हीं पासेस से जब ये हमारी यात्री होती है तो ये पासेस क्या करती है, इस हवाओं को कैप्चर कर लेते हैं और कैप्चर करा के तुरंत बरसात करा देते हैं। इसलिए भारत का जो मेन लैंड है, इंडिया का जो मेन लैंड है, उसमें पहली बरसात केरल को मिल जाती है। कभी कभी वो 1 जून होता है, कभी कभी 2 जून होता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है। 1 या 2 जून को इंडिया का जो मेन लैंड है उसको बरसात मिल जाती है, और वो यहाँ पे होनी चाहिए, लेकिन ये पूरा पूरा लैंड क्या है इसके पहले आ जाता है, इसलिए तमिलनाडु के कोस्ट पे इधर वाली विंड से बरसात नहीं होती है। इधर जो बरसात होती है जब मानसून लौटता है तब होती है, तो उसको कहते हैं रिट्रीट ऑफ मानसून। तो जब मानसून पड़ेगी तब इसको समझिए, ठीक है। अभी तक कहते हैं कि जो मानसून का फिनोमेना है इसको साइंटिस्ट नहीं समझ पाए हैं अभी तक भी, मतलब सही रीजन क्या है, मानसून कैसे कैसे इंडिया में आता है या वर्ल्ड में मानसून कैसे आता है। कभी कभी देखो तो बिन मौसम बरसात हो जाती है। तो कहा जाता है कि जो मानसून का फिनोमेना है वो आज तक साइंटिस्ट नहीं समझ पाए हैं, लेकिन जितने भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं वो हर साल मानसून कराते हैं अपने अपने तेजस के, हर साल वो बता देते हैं कैसे वो हवाएं चलती है, किधर से चलती है, फटाफट एसएससी से लेके यूपीएससी तक सब आराम से बरसात कराते हैं देश में, कि वही रीजन है। बाकी तुम्हें जो मानना है मानते रहो, हमारा एग्जाम पास कराओ इस साल। आ जाते हैं इंडियन ड्रेनेज सिस्टम पे। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, ड्रेन का मतलब जैसे आपकी वॉश बेसिन में जाता है ड्रेन होती है ना, मतलब सारे के सारा वाटर एक जगह कलेक्ट हुआ फिर निकल गया। तो ड्रेनेज सिस्टम बेसिकली बात करता है आपके रिवर सिस्टम। और अगर इंडिया एक एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट रहा है, तो एग्रीकल्चर अगर अच्छा हो पाएगा तो उसके पीछे कहीं ना कहीं रिवर ही रिस्पॉन्सिबल होती है। इसीलिए जो आप देखो कि अर्ली जो हमारी सभ्यता बनी थी, अर्ली जो सिविलाइजेशन है, चाहे हड़प्पा है, सिंधु है, मोहनजोदड़ो के बीतो है, ईरान में था, या जहां जहां भी जो भी ईरान वाली जो सभ्यता था, मेसोपोटामिया, दजला फरात की रिवर के पास बसी, हड़प्पा इंडस के पास बसी। तो कहीं ना कहीं जो रिवर है वो हमेशा से क्रूशियल रोल प्ले करती है इंडिया, मतलब लोगों के सिविलाइजेशन के लिए, लोगों को जो है प्रोडक्शन करने के लिए या बसने के लिए या ह्यूमन लाइफ के सेटलमेंट के लिए जो रिवर है वो हमेशा से क्रूशियल रोल प्ले करती रही। और खासतौर से डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया हो गई, चाइना हो गई, जहाँ के जो ज्यादातर लोग आपके एग्रीकल्चर पे जिनकी लाइवलीहुड टिकी हुई है। तो इसी में जो है जो बेसिकली बात होती है वो है इंडियन ड्रेनेज सिस्टम में बात होती है आपके रिवर्स की। तो अगर इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को आप देखें तो रिवर सिस्टम को यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक होता है आपका नदर्न ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, एक है आपका नदर्न ड्रेनेज सिस्टम और दूसरा है आपका सदर्न ड्रेनेज सिस्टम, ये पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, और ये इसको कहते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम। ठीक, तो बेसिकली जब हम आप हिमालयन रिवर की बात करेंगे तो हिमालय में जो रिवर्स आती है वो आती है ग्लेशियर की वजह से। हिमालय में बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं और जब वो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो उन्हीं ग्लेशियर के मेल्ट होने से रिवर्स बनती है। कल हमने बात की थी आपसे भाबर खादर तराई, ये वाला रीजन बताया था, भाबर खादर तराई, वहां पे जो है रिवर की जो ओरिजिन होती है वो हिमालय पार्ट में जो होती है, भाबर वांगर खादर तराई, इसी रीजन से हम समझते हैं। अब जो आपका नदर्न साइड का जो सिस्टम है वो बेसिकली कैसे इसका इमरजेंस हुआ है, बिकॉज ऑफ द ग्लेशियर, ग्लेशियर की वजह से अपना इमरजेंस हुआ है। अब क्योंकि ग्लेशियर की वजह से अपना इमरजेंस हुआ है इसलिए जो वहां की जो रिवर होंगी उनको हम कहते हैं पेरेनियल रिवर्स। इसका क्या मतलब है पेरेनियल रिवर्स का, कि क्योंकि उनका सोर्स क्या है, उनका सोर्स है आपका ग्लेशियर, ग्लेशियर तो हमेशा पिघल रहा है और उससे जो है वो जो नदियों का सोर्स ऑफ वाटर क्या है वो है ग्लेशियर, ग्लेशियर से उनको हमेशा जो है वाटर मिल रहा है, इसलिए इनमें साल भर पानी बना रहता है। तो जिस जिस जगह से ये आपकी पेरिनियल रिवर पास होगी वो हमेशा पूरे ये क्या होगा, फर्टाइल बना रहेगा। दूसरी तरफ है आपकी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। ये पेनिनसुलर रिवर सिस्टम क्या होती है, ये जो आपकी सदर्न इंडिया के रिवर है, सदर्न इंडिया में आप देखो तो कोई भी लॉफ्टी माउंटेन आपकी हिमालय की तरह तो नहीं है, वहां पे वेस्टर्न घाट है बस, तो वहां पे किसी भी तरह का आप आइस कैप तो नहीं है। तो बेसिकली ये जो रिवर है ये बेसिकली देर से आपके मानसून है, ठीक है। तो जो ये वाले जो रिवर है जो मानसून पे बेस्ड है ये है आपकी सदर्न रिवर सिस्टम, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो ये पेरिनियल नहीं है, नॉन पेरिनियल रिवर्स है। और जो आपकी नदर्न इंडिया की जो भी रिवर्स है बेसिकली इनमें वाटर का सोर्स क्या है, ग्लेशियर है। ग्लेशियर अगर वाटर का सोर्स है तो इनमें क्या है, हमेशा वाटर बना रहेगा, इसलिए इसको हम कहते हैं पेरिनियल रिवर सिस्टम। अब इसको क्या है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो
किस तरह नदियां मिलती हैं, किस तरह बहती हैं, उसके बेसिस पे उनके क्या कहते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसको डिवाइड किया जाता है। तो पहले समझते हैं कि कैचमेंट एरिया क्या होता है। मान लीजिए कि कोई रिवर बह रही है, सपोज कोई रिवर बह रही है, तो जितने एरिया को वो कैप्चर करेगी, मतलब जैसे कोई रिवर बही उस मतलब इस जैसे मान लीजिए कोई रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, कोई रिवर ऐसे फ्लो करती चली जा रही है, तो जितने एरिया को वो क्या करेगी, जितने एरिया को यूपी से गंगा निकल रही है, यूपी से बहती हुई जा रही है, जो जहां जहां से गंगा बह रही है, ठीक है, मतलब किस किस एरिया को काटते हुए निकल रही है, किस किस एरिया को फर्टाइल कर रही है, उस पूरे एरिया को कहते हैं रिवर का कैचमेंट एरिया। अब दो तरह का नाम आपने सुना होगा, एक ये वर्ड है ट्रिब्यूटरी, और एक और वर्ड आपने अगर सुना हो तो एक वर्ड होता है डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, दो तरह की रिवर्स होती है, ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी। तो जब रिवर बह रही है, मान लीजिए कोई रिवर है इस तरह बह रही है, जो रिवर इसमें आके मिल रही है तो इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई। पहले इसका डिफरेंस समझिए, ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी में क्या डिफरेंस है। कोई रिवर जब बहती है, अगर कोई और रिवर क्या करे, अपना पूरा पानी ले जाके उस मेन रिवर में क्या करे, मिला दे। मान लीजिए कोई रिवर इस तरह से जा रही है, तो बाकी जो रिवर है वो क्या करे, अपना पानी ले जाके इसमें मिला दे, है ना। तो ये वाली रिवर है, ये बन जाएगी इसकी ट्रिब्यूटरी। ठीक, अब अगर क्या है कि कोई रिवर इस तरह बह रही है, फिर क्या हो कि इस जो मेन रिवर है इससे कोई मतलब थोड़ा सा वाटर लेके कोई नई रिवर बन जाए। ठीक है, मतलब मेन रिवर से जब कोई मेन रिवर से वाटर लेके कोई जब कोई नई रिवर बन जाती है तो उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। अब ट्रिब्यूटरी मतलब जैसे गंगा की ट्रिब्यूटरी है सोन, तो सोन क्या करती है कि जब गंगा जी जाती है, गंगा बहती है एमपी से, तो एमपी में तो गंगा का जब मतलब जैसे ही मुड़ती है वहां पर जो सोन रिवर है वो गंगा में अपना वाटर मिलाती है, तो सोन हो गई क्या, गंगा की ट्रिब्यूटरी। या यमुना को देखिए, तो यमुना क्या है कि इलाहाबाद में जैसे गंगा आती थी, यमुना क्या करती अपना रिवर गंगा में मिला देती, फिर दोनों साथ साथ बहती, तो क्या हो गया, ट्रिब्यूटरी। लेकिन एक तरफ आपने सुना होगा हुगली, हुगली क्या है कि गंगा बह रही थी, हुगली ने क्या किया कि मतलब एक पार्ट निकला, हुगली ने उस गंगा का पानी लिया और नई रिवर बन गई, तो उस रिवर को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटरी। अब जो पूरा एरिया जहां पर रिवर और उसकी सारी ट्रिब्यूटरी मिलती है, उस पूरे एरिया को हम कहते हैं ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, कोई रिवर जा रही है, उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरी जो मिलती गई इस पूरे एरिया को, रिवर विद ट्रिब्यूटरी उसकी कहते हैं, उसको कहते हैं ड्रेनेज एरिया। दिख रही है आप लोगों को शीट ठीक से, अब देखिए अब क्या होता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखो तो जो है वो हो जाता है, दोनों ओवरलैपिंग, जैसे दो से ज्यादा रिवर जब कभी कभी एक साथ रहती है, तो मतलब इधर से भी इसकी ट्रिब्यूटरीज कुछ मिल रही है, कुछ उधर से ट्रिब्यूटरीज मिल रही है, डिफरेंट, मतलब कि ऐसे समझिए कि दो रिवर जा रही है, कुछ ट्रिब्यूटरीज इधर मिल रही है, कुछ ट्रिब्यूटरीज इधर मिल रही है। ठीक है, तो जो पार्ट दो रिवर्स और उसकी ट्रिब्यूटरी को अलग करते हैं उसको हम कहते हैं वाटर शेड एरिया। जो दो डिफरेंट मतलब जो एक्चुअली रिवर सिस्टम है उसको अलग करता है, जो बाउंड्री बनाता है उसको हम कहते हैं वाटर शेड एरिया। ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी का डिफरेंस समझ में आया, कैचमेंट एरिया समझ में आया, ड्रेनेज सिस्टम समझ में आया, वाटर शेड समझ में आया, इन चीजों में कोई डिफरेंस कोई प्रॉब्लम है, इतना क्लियर हुआ कि नहीं आया समझ में? अभी वाटर शेड मतलब कि अगर दो डिफरेंट रिवर सिस्टम बह रहे हैं, मतलब ये रिवर है और उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी यहाँ इस वाले रिवर में मिल रही है, फिर इधर से ये रिवर है इसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरी मिल रही है। ठीक, तो जो अब क्या होगा कि आप हमें समझ में आएगा कि कौन सा रिवर कहाँ मिल रहा है, कौन सी ट्रिब्यूटरी कहाँ। तो जो वाटर शेड एरिया है बेसिकली ये डिवीजन बताता है, जहाँ से डिवाइड हो जाता है, जहाँ से समझ पाते हैं कि ये नदी सिस्टम है, ये नदी सिस्टम है, तो उसको हम कहते हैं वाटर शेड एरिया। आई बात समझ में? समझ में आया? अनमोल देव बाउंड्री बोल सकते हैं ना, कोई भी रिवर का बाउंड्री। बिल्कुल बिल्कुल। मैम कैचमेंट एरिया और ड्रेनेज बेसिन में क्या अंतर है मैम? दोनों एक ही जैसा लग रहा है। कैचमेंट एरिया जैसे कि कैचमेंट एरिया जो कि एक रिवर मैक्सिमम एरिया लेके चल रहा है, नहीं एक रिवर जितने एरिया को, जैसे कि जो गंगा है मान लीजिए जिस एरिया से बहती हुई चली जा रही है उस पूरे एरिया को हम कहते हैं इसका ड्रेनेज सिस्टम। जब उसमें हम जब भी उसकी स्टडी में हम उसकी ट्रिब्यूटरी को भी शामिल कर देंगे, जब उसकी ट्रिब्यूटरी को रिवर के साथ पढ़ते हैं तब उसको हम कहते हैं कि ये है ड्रेनेज बेसिन। जब ट्रिब्यूटरी भी शामिल हो जाती है रिवर के, जब स्टडी करेंगे उसकी ट्रिब्यूटरी के साथ पढ़ेंगे तो ड्रेनेज सिस्टम। अदरवाइज सिर्फ हम रिवर का, जैसे गंगा का हमें पढ़ना है तो जब गंगा निकलती है आपके गंगोत्री से तो खूब समय लगता
तो अकेले बहती है ना, फिर बाद में वो अलकनंदा, फिर वो भागीरथी, फिर ऐसे धीरे धीरे बनती जाती है। तो तब तक जब तक अकेले तब भी तो उसका कहीं ना कहीं आप देखो तो उसका कैचमेंट एरिया तो है ही ना, जब अकेले बह रही है। लेकिन जैसे उसकी ट्रिब्यूटरी के साथ हमने इसको पढ़ लिया तो वो डिवाइड, ठीक है, डिवाइड टू डिफरेंट वाटर सिस्टम ऑफ द सेम रिवर, नहीं डिफरेंट रिवर। दो मान लीजिए जैसे यमुना रिवर सिस्टम है, ठीक है, यमुना की चंबल, केन, बेतवा सब यमुना में मिल रही है। ये जैसे गंगा रिवर सिस्टम, इसमें सोन और जैसे घाघरा, ये सब गंगा में मिल रही है, ठीक है। लेकिन जब दोनों आके फिर आपकी मिल गई इलाहाबाद में, यहाँ पे तो ये अपने सारे ट्रिब्यूटरी के साथ यहाँ मिल रही है, वहां पे ये सारी मिल गई। लेकिन कहीं ना कहीं इनका सेग्रीगेशन था, जो सेग्रीगेशन था इसी को हम कहते थे वाटरशेड एरिया, जब तक वो लोग आपस में मिली नहीं है। कनिका क्लियर हुआ? बाकी सबको देव, करण, मनु समझ में आ गया? यश, प्रेरणा? मैं वो ट्रिब्यूटरी के मिलने से पहले बह रही थी, आप क्या बता रहे थे? उसके बाद तो ड्रेनेज बेसिन बनता है, उससे पहले कहा? पहले मान लीजिए अकेले बैठे थे ना, तब तो कुछ भी नहीं, तब जब तक अकेले बैठे थे तब तक तो ड्रेनेज आपका हो गया। जब तक उसमें ट्रिब्यूटरी नहीं थी तब तक वो कैचमेंट एरिया, मतलब जहां तक वो बहती जाती, जिस एरिया से पास होती है वो रिवर का कैचमेंट एरिया होता है। जब उसकी स्टडी में आप ट्रिब्यूटरी को भी शामिल कर लेते, वो ड्रेनेज सिस्टम बन जाता है, ड्रेनेज बेसिन बन जाता है, ठीक। जहाँ पे दोनों अलग अलग बढ़ जाती है उसको वाटरशेड एरिया कहते हैं। समझ में आया? कैचमेंट एरिया, ठीक है मैम, कैचमेंट एरिया पूछ। अब देखिए जो रिवर का पैटर्न है, पैटर्न के बेसिस पे, मतलब किस उसका शेप के बेसिस पे हम जो है रिवर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। जब भी कोई रिवर एकदम जैसे ट्री का रूट होता है ना, उस तरीके से कि एक मेन रिवर है, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, अब इधर से भी ट्रिब्यूटरी, इधर से भी ट्रिब्यूटरी, इधर से कोई और ट्रिब्यूटरी इससे मिल गई। जैसे प्लांट का रूट होता है ना बिल्कुल वैसे, कि इधर से कोई ट्रिब्यूटरी ऐसी जा रही थी, फिर इधर से कोई ट्रिब्यूटरी, फिर ये जाके इधर मिल गई, मतलब देखिए तो कितना हैफिजल्ट है, बिल्कुल रूट की तरह। तो इस तरीके का जो भी रिवर होता है इसको हम कहते हैं डेंड्रियाटिक पैटर्न। क्या बोलते हैं? डेंड्रियाटिक पैटर्न। जब भी रिवर की ट्रिब्यूटरी और एकदम बिल्कुल, मतलब आपको ये बेसिकली अगर इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो शेप देके मैचिंग कराना लगता है ना, कि वो शेप ऐसा बना देंगे, फिर आपसे पूछेंगे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये कौन से रिवर का पैटर्न है। तो जब भी वो जैसे जड़ होती है ना, रूट्स होती है, उस तरीके से जब रिवर मिलती है कि इधर से कोई ट्रिब्यूटरी, इधर भी ट्रिब्यूटरी, इधर भी ट्रिब्यूटरी, कहीं ना कहीं जब देखो तो बिल्कुल जाल के जैसा हो रहा है, रूट के जैसा हो रहा है। इस तरह के सिस्टम को कहते हैं डेंड्रियाटिक पैटर्न। जब कभी रिवर का जो सिस्टम होता है वो बिल्कुल ऐसा होता है कि 90 डिग्री एंगल पे ज्यादा के मिल रही है, बिल्कुल रेक्टेंगुलर पैटर्न पे मिलती है कि एकदम कट करेगी तो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, तो इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर पैटर्न डेवलप। रेक्टेंगुलर पैटर्न की जो रिवर है इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर पैटर्न रिवर, ठीक है। और इधर होता है डेंड्रियाटिक पैटर्न रिवर। दूसरी तरफ होता है थर्ड वाला है, उसको कहते हैं रेडिकल प्लेटफॉर्म। रेडिकल जैसे कि वो आपका टायर होता है ना, रेडिकल टायर्स, तो जैसे कि ये मेन रिवर है, बाकी सब इस तरीके से आके मिल रही है। इस तरीके के पैटर्न से ये है, अब यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो ये जो है इसी से रेडिकल, इसको कहते हैं रेडिकल पैटर्न रिवर। समझ में आया? उसके बाद आपका लास्ट है ट्रेलिस पैटर्न। ट्रेलिस पैटर्न क्या होता है कि एक तो मेन रिवर यहाँ से गई, अब इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी निकली, खत्म हो गई, ट्रिब्यूटरी निकली, खत्म हो गई, मतलब वो बहुत जो ट्रिब्यूटरी उसका जो रूट है वो बहुत लंबा नहीं होता है। उसके बाद यहाँ से कोई और मेन रिवर ने इसको ज्वाइन किया, फिर ये कह रहे थे इसकी भी ट्रिब्यूटरी खत्म, फिर यहाँ से किसी और मेन रिवर ने ज्वाइन किया, फिर इसमें आके जैसे यमुना गंगा, यमुना एक मेन रिवर भी है लेकिन जब वो गंगा से मिलती तो कहीं ना कहीं वो ट्रेलिस बन गई, ठीक। फिर उधर से सोन रिवर सिस्टम, मतलब डिफरेंट रिवर सिस्टम बिल्कुल मिलते जा रहे हैं, उनकी ट्रिब्यूटरी है, थोड़ा सा बह रही खत्म, थोड़ा सा बह रही खत्म होती है। तो इस तरीके के रिवर सिस्टम फॉर्म बोलेंगे ट्रेलिस रिवर पैटर्न। तो पहला है आपका डेंड्रियाटिक, जो बिल्कुल रूट की तरह जैसे पेड़ों में जड़ होती है ना उस तरीके से निकलता है। जब 90 डिग्री का एंगल बनता है, जो रेक्टेंगुलर होता है, जब एक ही पॉइंट से ऐसा होता है कि बहुत सारी रिवर इस तरीके से मिल रही है, जिसको हम कहते हैं रेडिकल पैटर्न। और जब ऐसा होता है कि मेन रिवर, छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी, फिर मेन रिवर, फिर ट्रिब्यूटरी, फिर मेन रिवर, फिर ट्रिब्यूटरी, इसको कहते हैं ट्रेलिस पैटर्न, ठीक। आई बात समझ में क्लियर हुआ? संदीप, प्रेरणा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं? आए हैं, इसलिए तो बता रहे हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं ना बेसिकली वो शेप के बेसिस पे आते हैं। एक्चुअली मैंने सिर्फ एसएससी का पेपर कंसंट्रेट करके आपको चीजें नहीं बताई है, सीडीएस भी देख लिया है, आरबीआई का देखा था, और आपका यूपीएससी तो देखा ही है। यूपीएससी के जो प्रीवियस मतलब 2008 2005 के पहले के पेपर
पीसीएस वाले पेपर, ये सारे पेपर को कंसंट्रेट करके ये सारी चीजें नोट कराती है, ताकि फिर अगर आए तो आपको अलग से फिर ना पढ़ना है, यही शीट आप रिवाइज कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा छोड़ने का कोई मतलब नहीं है ना, थोड़ा थोड़ा भी जो बच रहा है वो भी पढ़ते चलिए, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल है, क्वेश्चन आता है ना, जैसे कि इसका जो मतलब वोल्केनिक क्वेश्चन आता है, एक मिनट बता दूं, इसका जो भी क्वेश्चन है वो शेप देके, जैसे यूपीपीसीएस का और एमपीपीसीएस में जो क्वेश्चन आया वो कैसे आया था कि इन्होंने शेप बनाया था और उधर जो सिस्टम के नाम लिखे थे और यू विल हैव टू मैच कि ये वाला ये है, ये वाला ये, ठीक है। इससे टफ नहीं आया है। अब एग्जांपल का जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि जैसे मिसिसिपी रिवर सिस्टम है नॉर्थ अमेरिका की, तो उसमें उन्होंने पूछा था ये कौन सा रिवर सिस्टम है। इतना हार्ड ढंग से नहीं पूछने वाला है, ठीक है। तो इसका हमें नहीं समझना है, तो एग्जांपल इसलिए मैंने आपको नोट भी नहीं कराया, बस आप शेप को मैच कराना जान जाइए। बाकी एग्जांपल जैसे मिसिसिपी है, गंगा का रिवर सिस्टम है, इस पे नहीं जाते हैं। अब आप पूछो संजीत, आप क्या पूछ रहे थे? मैम, मैं बोल रहा हूँ इस तरह के क्वेश्चन आता है कि जैसे फॉर एग्जांपल वोल्केनिक इरप्शन से किस टाइप का ड्रेनेज पैटर्न होता है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं ना मैम, जैसे कि हाँ फॉर बनते, वो एग्जांपल तो आपको शीट में, हाँ शीट में जब जितने भी क्वेश्चन इसके जितने भी बन पाएंगे वो हम दे देंगे आपको, फिर आप उसमें से देख लीजिएगा कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा होगा तो बताइएगा। आपकी आवाज इतनी धीमी क्यों आती है संजीव? बहुत धीमी आती है, मतलब बहुत ज्यादा फोकस करके सुनना पड़ता है। सर पता नहीं मैम, पता नहीं शायद माइक का इशू है, मैं चेंज मे कर भी, देखता हूँ। मतलब बहुत ही स्लो आती है। बाकी सबको इनकी आवाज अच्छे से सुनाई देती है? नहीं मैम, Soft बहुत धीमी आती है, बहुत धीमी आती है ना, मतलब बहुत एकदम ऐसे करके सॉफ्ट चिल्ला स्पोकन। चिल्ला कर बोला कीजिए। हाँ, जोर जोर से अंडमान तक तो बोल भी रहे हैं, तो चिल्ला चिल्ला के बोलिए, दिल्ली में आवाजें गूंज उठेंगी, उधर दीवारें बोलती इधर आवाजें गूंज उठेंगी। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन और ड्रेनेज। जैसे मैंने आपको बताया कि जो नॉर्दर्न साइड पे होते हैं उनको कहते हैं हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, और जो आपके डेक्कन में है उसको कहते हैं पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। तो बेसिकली जो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है उसमें 3 रिवर सिस्टम को हमें पढ़ना होता है। एक है आपका इंडस, दूसरा है आपका ब्रह्मपुत्र, और थर्ड है आपका गंगा रिवर का ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। इन तीनों को पढ़ना होता है। और पेनिनसुलर को तो जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम कलेक्टिवली पढ़ लेते हैं, गोदावरी कृष्णा, क्योंकि इनका कोई सोर्स है नहीं, मानसून में ही डिपेंडेंट है। इसीलिए देखिए, तो मैम थोड़ा वॉल्यूम लो, बट हाँ एक्चुअली ही इज वेरी सॉफ्ट स्पोकन। बड़ी तारीफ हो रही है, कितनी फैन फॉलोइंग बढ़ गई संगीत की। तो क्या बताया, हाँ ये जो आपका पेनिनसुलर प्लेटू है वहां पे जो रिवर सिस्टम है, अब जैसे आपका गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा है, उनके वाटर को लेके देखिए, तो वहां पे वाटर में बहुत ज्यादा स्कार्सिटी है, क्योंकि वो जो पूरी वाटर है वो डिपेंडेंट है कि मानसून पे। और जो आपकी नदर इंडिया है, इनको तो हमेशा पानी मिलता रहता है पेरिनियल रिवर से, इसीलिए कभी भी नदर इंडिया में वाटर को लेके फाइट नहीं होती है। अगर आप सदर इंडिया में देखो तो कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब हमेशा वाटर के लिए लड़ते रहते हैं। तमिलनाडु में तो एक बार इतना बड़ा केस हो गया था कर्नाटक और तमिलनाडु में, कि जो वहां के उस समय की जो सीएम थी जयललिता, वो बैठ गई थी उस पे, जो स्ट्राइक होती है उस पे बैठ गई थी, बिल्कुल भूख हड़ताल कर दिया था उन्होंने कावेरी वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। तो वहां पे वाटर को लेकर प्रॉब्लम हमेशा होती रहती है पेनिनसुलर में। और हिमालयन सिस्टम में क्या है कि पेरिनियल रिवर होने की वजह से कहते हैं, यूपी में तो आपको बताया था ना, यूपी में तो कहते हैं कि इतना ज्यादा गंगा यमुना का उपजाऊ मैदान है कि वो लोग ऐसे ही फेंक दे तो इतना उग जाता है कि आराम से बैठ के खाएं। इसीलिए जो है वो कभी भी स्ट्राइक या जो भी होता है ना, वो अनशन पे यूपी बिहार के किसान नहीं बैठते हैं। वो सोचते हैं इतना फर्टाइल लैंड उधर से कोसी इनका गंगा यमुना कि थोड़ा सा भी फेंक देंगे तो भी खाने भर का दाल चावल उगाएंगे और आराम से सोएंगे, सरकार बनाएंगे, सरकार गिराएंगे, और कोई काम नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी आप महाराष्ट्र का देखो, आप गुजरात के किसान देखो, पंजाब के हो गए, हरियाणा के हो गए, तो कुछ भी होता है तो तुरंत ये लोग आंसर पे बैठते हैं। सुसाइड भी यही के किसान ज्यादा करता है, ठीक है। अब देखते हैं हिमालय का ड्रेनेज सिस्टम। हिमालय के ड्रेनेज सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है? गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र। तो सबसे पहले देखते हैं ये इंडस रिवर सिस्टम क्या है। ये है आपकी जो इंडस है, ये मेन रिवर है। बेसिकली अभी जो इंडस है वो जाती है, जो खत्म होती है वो है आपके का जो पाकिस्तान का सिंध वाला रिवर है, वहां पे ये इंडस जो है खत्म होती है। और ये इमरजेंसी इसका इंडिया, हाँ थोड़ा इसको मैग्नीफाई कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं? देखिए अब सही है। हाँ, तो जो इंडस रिवर है इसको हम कहते हैं सिंधु, ठीक है। और जो आपने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन,
ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो इसी सिंधु रिवर के पास बसी हुई थी। और ये एक्चुअली पता कैसे चलता है कि मतलब यहाँ पे कोई सिविलाइजेशन थी, तो वो जो ब्रिटिशर्स है वो क्या कर रहे थे कि इस बार जो ये वाला रीजन है यहाँ पे रेलवे की पटरियां बिछा रहे थे, ठीक है। 1857 के आसपास ये लोग क्या करते हैं, रेलवे की पटरियां वहां पे बिछा रहे थे। तो जैसे वो डिगिंग करते हैं तो इनको बहुत सारी वहां से ईंटें मिलती हैं, ब्रिक्स मिलते हैं। जब वो ब्रिक्स को निकालते हैं तो देखते हैं कि जो ब्रिक्स है तो प्रॉपर्ली बेक्ड है, प्रॉपर्ली बेक्ड ईंटें मिलती हैं। तो ब्रिटिशर्स ने उतना ध्यान नहीं दिया, उन्होंने लगा चलो ठीक है मिलने दो, यहाँ तो इंडिया में बड़े राजा महाराजा रहे हैं, इन्होंने कुछ यूज किया होगा ईंटों का। बाद में क्या होता है कि दयाराम साहनी आते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, पता है। तो जब दयाराम साहनी आते हैं इसका प्रॉपर जो है पूरी प्रॉपर्ली इसकी स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पे एक पूरी सिविलाइजेशन थी और उस सिविलाइजेशन को वहां पे नाम दिया गया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट। तो क्या इस पे नहीं जाते हैं। तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये बसा था सिंधु रिवर के बगल में। अब जब ईरान से जो लोग आ रहे थे, ईरान के लोगों को सिंधु को क्रॉस करके इंडिया आना होता था। तो जब सिंधु को क्रॉस करते थे तो कहते थे कि सिंधु के पास बसने वालों को उन्होंने कहा हिंदू, ठीक है। सिंधु के पास बसने वाले को मतलब सिंधु को कोई ट्रांसफॉर्म करते करते हिंदू, और हिंदू से ही बन गया है आपका हिंदुस्तान, ठीक है। तो बेसिकली जो इंडस रिवर सिस्टम है इसमें हमें क्या समझना है कि इंडस रिवर सिस्टम इज द पार्ट ऑफ हिमालयन रिवर सिस्टम, यानी ये भी क्या है, इसमें भी पेरिनियल रिवर हमेशा पानी बसा रहता है। और यही वजह है कि आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो इतना रिच था, इतना फर्टाइल था। दूसरा चीज ये याद रखना है कि इसका इमरजेंस कहाँ से होता है। तो इंडिया के पास यहाँ पे ऊपर है आपका तिब्बत, तिब्बत का पठार। तिब्बत के पठार में है बोखरचू, बोखरचू है तिब्बत के पठार में, जहाँ जो है सोर्स इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब सॉरी इंडस रिवर का। इंडस रिवर कहाँ से निकलती है, बोखरचू से निकलती है। तिब्बत के पठार में जो बोखरचू है वहां से निकलती है। अब दूसरी चीज क्या याद रखनी है कि मैक्सिमम जो रिवर है वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है, लेकिन जो आपका इंडस रिवर है वो बे ऑफ बंगाल में नहीं गिरती है। तिब्बत रिवर से इसका इमरजेंस होता है, फिर वो वेस्ट मतलब इधर इस तरफ वेस्ट की तरफ जाना शुरू करती है। अब जब ये वेस्ट की तरफ जाना शुरू करती है तो बाकी जो ये हमने क्या पढ़ा था कि एक जो है वो मेन रिवर है, बाकी जो रिवर से जब अपना पानी इसमें मिला देती है तो वो क्या बन जाती है इसकी ट्रिब्यूटरी। तो झेलम और चिनाब आपस में मिलती है, फिर ये दोनों साथ होकर यहाँ पे बहती हैं। फिर रावी ये भी इससे मिल गई, तो झेलम चिनाब रावी तीनों आपस में मिली। उसके बाद फिर इधर से आप देखिए तो इधर से आती है सतलज, ये ब्यास। सतलज और ब्यास ये सब आपके मतलब कौन कौन से रिवर्स के पार्ट हो गए, इंडस तो मेन हो गए, झेलम चिनाब रावी ब्यास और सतलज। जो 5 है ये क्या है, इसकी 5 जो रिवर्स है ये सिर्फ ट्रिब्यूटरी है। और इस पूरे एरिया को हम क्या कह देंगे, इस पूरे एरिया को हम कहेंगे इंडस का ड्रेनेज मतलब ड्रेनेज एरिया हो गया आपके इंडस का। और ये वाला जो पूरा एरिया है ये क्या हो जाएगा, इंडस का कैचमेंट एरिया। जब तक यहाँ तक आ रहा है तो यहाँ तक पूरा इंडस का कैचमेंट एरिया था, बाकी सब रिवर यहाँ पे जब मिल गए तो इसको कलेक्टिवली हमने क्या दिया, इंडस ड्रेनेज सिस्टम। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है कि इसको आता है आपका नॉर्थ टू साउथ आता है आपको वो लगाने के लिए सीरियल कि सबसे पहले आएगा आपका क्या आएगा, तो IJC इंडस झेलम चिनाब ब्यास रावी सतलज। ब्यास रावी कहाँ चला गया, नहीं रावी ब्यास सतलज, रावी अच्छा ये है तो रावी ब्यास। IJC रावी ब्यास सतलज RBS, IJC RBS। तो ये जो है इसका बोर्ड लगाने के लिए आता है नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ, इसका मतलब इंडस के पूरे रिवर्स का वो लगाने के लिए आता है, हम क्या कहते हैं क्या कहेंगे, ऑर्डर लगाने के लिए आता है इंडस झेलम चिनाब और रावी ब्यास सतलज। और इसी में जो है इंडिया जो है यहाँ पे एक वो लगा रहा है, पावर प्लांट लगा रहा है। इसी को लेके जो पाकिस्तान है इसने इंडिया पे केस कर दिया, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो है टॉपिक हमेशा से हाईलाइट रहता है, क्योंकि इस यहाँ पे क्या है, इंडिया एक अपना डैम बना रहा है। तो जो पाकिस्तान है वो कहता है कि इंडिया जो ये डैम बना रहा है जानबूझ के बना रहा है, ताकि कभी डैम में क्या होता है कि पानी को इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। और जब पानी को इकट्ठा करते हैं उसके बाद धीरे धीरे इसको छोड़ते हैं तो उसी से बिजली बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो ये जो पाकिस्तान है वो बोल रहा है कि आप यहाँ के इस वाटर पे आप डैम नहीं बना सकते, ठीक। तो डैम को लेके जो है यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ बहस चलती रहती है। और भी इसमें जो WTO में केस किया था पाकिस्तान ने वो इंडिया जीत गई है वो केस, फिर भी इसको लेके न्यूज में कुछ ना कुछ बना रहता है, इसलिए ये बहुत हिट टॉपिक है। इससे हमें क्या याद रखना है, एक तो हमें नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ ये पता होना चाहिए। दूसरा ये याद रखिएगा कि इंडस रिवर बे ऑफ बंगाल में नहीं अरब सी में गिरती है। इंडस रिवर का इमरजेंस का होता है तो बोखरचू तिब्बत से होता है, ठीक है। इतनी चीजें हमें इंडस के बारे में बिल्कुल अच्छे से मेमोराइज करके रखनी है, इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ आस्क।
कौन से ट्रिब्यूटरी पे इंडिया में बन रहा था बांध? चेनाब रिवर का है कि मतलब जैसे कि ये था कि जो ऊपर की 3 रिवर है 80-20 का इन लोगों का है कि मतलब इसका 80% तुम लोगे, मतलब इस मुझे एकदम अच्छे से याद नहीं कि 80 कौन कौन सी रिवर का है, तो इसको मैं देख के फिर आपको बता दूंगी। और दो ये काम का नहीं, फिर भी आप ये याद रख लो कि चेनाब रिवर पे ये लोग बना रहे थे, ठीक है, इंडिया वाले चेनाब पे बना रहे हैं। और बाद में हम कह रहे हैं कि हम तो आपको मतलब इसमें पूरा पूरा एरिया बात क्या है कि मतलब ये लोग वाटर ले रहे हैं, हम चेनाब का वाटर लेके अपना बना रहे हैं। और जो पाकिस्तान में कहता है कि आपका इस पे राइट नहीं है, आप नहीं ले सकते, तो हम बोलते हैं कि जो दूसरी वाली जो रिवर है इतना पानी तुम आपको कंट्रीब्यूट कर ही दे रहे हैं, और दूसरी तरफ दो प्रॉब्लम आ रही है। एक तो हम इनका वाटर लेके दूसरी तरफ इनको वाटर सप्लाई कर रहे हैं, तो इनको ये डर है कि मान लो इन्होंने यहाँ पे जो है डैम बना दिया, बन तो गया ही है चेनाब पे, मान लो इन्होंने डैम बना दिया, कभी अगर इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ तो हम क्या करें, डैम के डायरेक्शन को मोड़ दे तो पाकिस्तान में एकदम से क्या आ जाएगा, फ्लड आ जाएगा। तो फ्लड आ जाएगा तो तुम युद्ध कहाँ से करोगे, तुम वॉर कहाँ से करोगे, हार जाओगे। तो एक तो इसका कंसर्न ये है, इसी वजह से यहाँ पे ये डैम बनने नहीं दे रहे। और दूसरी तरफ जो चाइना है, चाइना क्या कर रहा है, चाइना भी यही काम कर रहा है। चाइना हमारे जो नॉर्थ ईस्ट वाला हमारा है ना सिक्किम, वहां पे वो डैम बना रहा है चाइना। और तो इंडिया उस पर कंसर्न रेज करता है कि भाई कभी युद्ध हुआ है, कभी ऐसा होगा कि चाइना को हमें हराना हो, तो चाइना तो बहुत बड़ा डैम बना रहा है ब्रह्मपुत्र पे, तो वो क्या करेगा, उस डैम को डायरेक्शन मोड़ देगा तो सारा पानी इंडिया में बाढ़ आ जाएगी, ठीक है। किसी को लेके दोनों में वॉर चल रही। तो जो WTO में जब वो केस हुआ तो इंडिया जो है वो केस तो इंडिया जीत गई, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया है कि हम तो आपका जो 80-20 का शेयरिंग है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जितना पानी हम ले रहे हैं उतना कहीं और से सप्लाई करते हैं। पाकिस्तान ने वहां बताया क्या था रीजन कि अगर इंडिया ये पानी ले लेगा तो हमारे यहाँ पानी की कमी हो जाएगी, ठीक है। इसी को लेके ये पूरा जो है डिस्प्यूट हुआ था। तो ये हमेशा से जो टॉपिक है कुछ ना कुछ न्यूज में होता रहता है पाकिस्तान इंडिया को लेके, कभी टेररिस्ट अटैक होगा, कभी कुछ होगा, इंडस रिवर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाती है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक। तो जो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन का बन सकता है। और चाइना के साथ जो आप सिक्किम में इशू कह रहे थे उसको भी इंडिया फाइट कर रहा है क्या? हाँ वो कह रहे हैं, बोल तो रहे हैं कि मतलब फाइट वो तो चल ही रहा है पाकिस्तान इंडिया चाइना का। तो चाइना अपने ये बोलता है कि आओ हमारा देख लो, हमारी तो टेक्नोलॉजी इतनी रिच है, कभी ऐसा कुछ नहीं होगा, मतलब होगा तो नहीं। पर इंडिया क्या कहता है कि चलो ठीक है, वो तो पर्पसफुली तुम्हें पता है कि भाई आपकी टेक्नोलॉजी तो बहुत रिच है, आप नहीं होगा ऐसा कुछ। लेकिन अगर आपने पर्पसफुली कर दिया तो ये भी है ना, पर्पसफुली अगर तुम जानबूझ के डैम का डायरेक्शन मोड़ दो। तो अभी क्या है कि वो तो खैर इंटरनेशनल रिलेशंस की बात है कि वो कुछ ना कुछ, जैसे कि बड़े देश है वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि छोटे देश से आपस में लड़ते रहे तो हम बड़े बने रहेंगे, इसलिए वो जो इश्यूज को सॉल्व किया नहीं जा रहा है। आ जाते हैं आपके गंगा रिवर सिस्टम पे। मैम आज ये टॉपिक आपका नहीं होता है मैम मैम जो इंडस का आपने स्टार्टिंग पॉइंट बताया ना, कहाँ से एमर्ज होता है, व्हाट वाज दैट? ये है ना तिब्बत का बोखरचू। अच्छा बोखरचू, ओके। अच्छा ये भी याद रखिएगा कि इंडस जहां से पाकिस्तान में मिलती है उसको हम कहते हैं दर्दिस्तान, पाकिस्तान का दर्दिस्तान। यहाँ पे वो इंडिया इंडस जो है पाकिस्तान में जैसे एंटर करती है इस एरिया को दर्दिस्तान कहते हैं। अब तो गंगा तो नहीं हो पाएंगी। कल का टॉपिक क्या है? टॉपिक्स आपको आपके पास चले गए होंगे ना, इंडियन मानसून है शायद कल। कोई नहीं, ये टॉपिक कल कवर कर लेंगे आपका। ये तो काफी स्लो हो गया शायद। क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या मार्क किया इसका? Bleaching causes coral to turn white or pale because loss of pigment allows the limestone skeleton to become visible through transparent tissues. C और बाकी सब लोगों ने अबीर, अनमोल, कनिका, करण, मनु, प्रतिभा क्या लगा इसका? बोथ लगा है सब ने। बोथ कैसे होगा? ये आपको सही लग रहा है? ये लाइन सही है? कोरल जुक्सेंथेले को वो देते हैं ना, लाइम स्टोन कौन देता है? कि कलर की वजह से अगर आप लगाए तो सिर्फ कलर देता है जुक्सेंथेले। लाइमस्टोन पे जो डिपॉजिशन होती है वो तो कोरल के पास होती है। कोरल जो है शेल बनाता है ना, कोरल CaCO3 से बना है, वो तो सिर्फ कलर लेता है जुक्सेंथेले से, बाकी जो डिपॉजिशन है वो आपको वो देगा ना। जुक्सेंथेले को तो खाता है ना वो, अगर खाएगा ही नहीं तो फिर कुछ बनाएगा कैसे? अरे लेकिन इसमें क्या है, जुक्सेंथेले प्रोवाइड करता है कोरल को क्या? मोस्ट ऑफ देयर कार्बन लाइमस्टोन डिपॉजिटिंग एबिलिटी।
कोरल के पास पहले से लाइमस्टोन है, कोरल ही तो उसको क्या सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में क्या है कि कोरल दुग्धक थैले को क्या देगा कि आओ तो मेरे पे बस लो, और दुग्धक थैले को कलर देगा, तो इसी बेसिस पे तो उनका सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है ना। तो कोरल रीफ जो है ब्लीच होती है, कोरल रीफ जो है उनको घर देता है, दुग्धक थैले सिर्फ उसको कलर देता है। तो ये वाला जो है स्टेटमेंट आपका गलत है। समझ में आया कैसे? मैम बट ऑन गूगल इट वाज देयर कि इट ट्रिगर्स द लाइमस्टोन। नहीं, लाइमस्टोन यहाँ पे सीधे सीधे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कहीं पे भी ये चीज लिखा है कि ट्रिगर, मतलब कभी भी टेक्निकल चीजों में मत जाइए, सीधा सीधा समझिए कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है। ज़ूगवैल्थेले प्रोवाइड करता है क्या, कोरल को, ज़ूगवैल्थेले कोरल को प्रोवाइड कर रहा है क्या, मोस्ट ऑफ देयर कार्बन लाइमस्टोन डिपॉजिट। यही आपका कीवर्ड है कि लाइमस्टोन कभी भी ज़ूगवैल्थेले लाइमस्टोन से नहीं बने हैं, कोरल जो है लाइमस्टोन का बना है, CaCO3 का जो स्केलेटन है वो कोरल का है, ठीक है। और ये कोरल को ज़ूगवैल्थेले कलर देता है जिसलिए वो कलरफुल दिखते हैं, इसी बेसिस पे उनका सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट है वो आपका गलत है, मतलब सीधे सीधे आप क्वेश्चन को पढ़िए, एकदम स्टेटमेंट को बिल्कुल आराम से पढ़िए। ज़ूगवैल्थेले प्रोवाइड करता है किसको, कोरल रीफ को, क्या, तो ये सारी चीजें, कलर तो सही है लेकिन ये सारी चीजें नहीं सही है, इस बेसिस पे आपका स्टेटमेंट क्यों गलत होगा, इसका ओनली ए सही है। समझ में आया कैसे? आया समझ में? संदीप हाँ, यस मैम। अगला क्वेश्चन देखिए, द राइज एंड फॉल ऑफ सी ड्यू टू ग्रेविटेशन, इसको क्या कहेंगे, पानी का ऊपर चढ़ना और नीचे गिरना, वो क्या है, ये तो सिंपल है। टाइड। द अटलांटिक ओशन इज एलोंगेटेड इन शेप, कौन सा शेप है अटलांटिक का, बहुत बार मैंने क्लास में बोला है, एस। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, द सरफेस फेसिंग द मून नीड्स टू कम बैक ऑन द सेम प्लेस आफ्टर, अगर एक मतलब अगर ये सन, अर्थ और मून है, तो सन और मून की वजह से टाइड आते हैं, अब जितना फोर्स इधर लगता है उतना उधर लगता है, लेकिन उतना ही रेंज का टाइड आने में किसी एरिया को कितना टाइम लगेगा। Abir, Swati and Kaninika, they are saying 24 hours. What about others? Manu, Prerna, Sandeep, Sanjeev, Yes, आपने क्या लगाया? 24 hours है ना, 2 नाइट्स 2 रातों के बीच का डिफरेंस। और वैसे भी आप ऐसा समझो कि जो आपका मून है वो अपना अपने रोटेशन 24 घंटे में करता है ना, 23 आवर्स समथिंग मिनट, तो ए हो जाएगा इसका। अ हाईएस्ट पॉइंट इन अ वेव, जो वेव का ऊपर होता है उसको क्या कहते हैं, और नीचे को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ऊपर तो क्रेस्ट है, नीचे ट्रफ, ट्रो क्रस्ट, मतलब क्रेस्ट ट्रो ऐसे चलती रहती है, तो इसका आंसर क्या होगा, सॉरी ये बताइए, द पार्ट ऑफ अर्थ विच आर डायरेक्टली एक्सपोज्ड टू मून हैव पुल विच इज, इसका क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा या वीकेस्ट होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, a giant ocean wave due to earthquake, landslide or volcanic eruption is called, क्या कहेंगे इसको, सुनामी। सुनामी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, the periodic rise and fall of water level and water body is regarded as टाइड। tide। ये सारा कल का क्लास का है क्या क्वेश्चंस? नहीं, शीट मैंने शेयर की थी ओशिनोग्राफी की, अभी तो कल वाली क्लास तो नहीं है, अभी डिस्कस किया है। मैम व्हाट इज स्वेल, स्वेल आई एम नॉट श्योर कि स्वेल क्या है, आई विल चेक देन आई विल लेट यू नो। सिंपल स्वेलिंग हो जाती, जैसे पानी अगर स्वेल हो जाए थोड़ा सा किसी रीजन में, मे बी जैसे स्वेलिंग इन जनरल। अच्छा एक बार मैं चेक कर लूंगी, जो स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल टर्म है तो क्या पता कुछ इसका मतलब। इसका बताइए, नीव टाइड्स अकर व्हेन द अर्थ सन एंड मून फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, इसका क्या सही लगा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम लैंड टू सी। कैसे सबसे पहले जाएंगे तो सबसे पहले क्या आता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर स्लोप, सी प्लेन, ओशन डिप, फिर ओशन डेप्थ। कौन सा सही है, बी 2।
अभी आपके इसके 5 क्वेश्चन बचे हैं, वो 5 क्वेश्चन कल कर लेंगे। अब एक फिजियोग्राफी की सीट और एक ड्रेनेज सिस्टम तो आज हो ही नहीं पाया, तो फिजियोग्राफी की सीट आपको कल दे देंगे, कल आपका ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे और इसके बाद का टॉपिक है वो देखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, वैसे भी आपका 5 मिनट ज्यादा हो गया, तभी 2-3 लोग निकल गए, ठीक है। तो बाकी की बातें कल, आज की क्लास बस यहीं तक। कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं, कल का एक होमवर्क दिए थे मैम अपने, वो थोड़ा चेक करना था, जो मैक्सिमम अच्छा, स्टेट हाँ, बाउंड्री। हाँ हाँ, वो कल बाउंड्री देखेंगे वाला ना। आपको दिया था, कल ही देख लेंगे, कल ही देख लेंगे। ओके ओके ओके। Okay. Thank you so much, guys, and wish me happy birthday. So, wish me happy birthday. हैप्पी बर्थडे मैम, हैप्पी बर्थडे टू यू। गाना भी गा रहे हैप्पी नहीं बर्थडे मैम। थैंक यू सो मच। ओके, आज की क्लास बस यहीं तक, बाकी की बातें करते हैं। थैंक यू। मैम आलोकित सर को भी विश, आज उनका भी बर्थडे है ना? हाँ हाँ, आज उनका भी बर्थडे है। इट इज अ Okay. कोइंसिडेंट। हाँ, ठीक है, हम उनको भी विश कर चलिए। देना हमारे तरफ से। अरे डेफिनेटली डेफिनेटली आएंगे। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, और आज की क्लास यहीं तक।